नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। अभी तक हमारा पॉलिटी का लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग मौलिक अधिकार को देख रहे हैं। इसके अंतर्गत 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो काइंडली जाकर उसे देखिए। उस सीरीज में हमने अभी तक आर्टिकल 16 तक देख लिया है। आज हमारा आर्टिकल 17 और 18 देखेंगे अभी, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं आर्टिकल के बारे में बात की गई थी। आर्टिकल 15 में लिंग, जाति, धर्म, जन्मस्थान, वंश इत्यादि के आधार पर कोई विभेद न हो, इसके बारे में बात किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में बात किया गया था। आर्टिकल 13 में यह बताया गया था कि संसद किस तरीके से युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। और आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताई गई थी। जैसे हमेशा आप सुनते होंगे कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं कर सकता, राज्य हमारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता। तो इस राज्य के अंतर्गत क्या आते हैं? राज्य का मतलब कोई बिहार और यूपी या झारखंड नहीं, बल्कि राज्य के मतलब क्या आते हैं, इसके बारे में बताया गया था। आप चाहें तो एक बार जाकर के देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी विभिन्न पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो सारे मौलिक अधिकार के चैप्टर खत्म होने के बाद एक साथ सारा क्वेश्चन अप टू डेट करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा चैप्टर है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। एक्चुअली देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय ऐसी स्थितियां थी, हमारे समाज का कुछ ऐसा सामाजिक बनावट था कि जहां पर जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर बहुत ज़्यादा छुआछूत की भावना हमारे समाज में प्रचलित थे। निचले तबके के लोग जो थे उनको मंदिरों में, घाटों पे, या ये कहें कि तालाब में, सार्वजनिक स्थानों पे उनको जाने में मनाही थी। परिस्थितियां हमारे हिंदू समाज में या किसी मुस्लिम समाज में या कहीं भी इस तरीके की परिस्थितियां डेवलप हो गई थी, जिसके कारण हमारे जो संविधान निर्माता थे वो सोचे कि अस्पृश्यता के अंत जो टॉपिक है, या जो ये अस्पृश्यता का अंत जो तथ्य है, ठीक है ना, इसको मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया जाए, जिससे कि ये जो अभी हमारा समाज का बनावट हो रखा है, जो इस तरीके का भेदभाव होता है, वो पूर्ण रूप से खत्म किया जा सके। क्योंकि आपको पता है मौलिक अधिकार ही एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा अधिकार है जो जिसके किसी भी प्रकार के हनन पर हम डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आपको पता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण इसे मजबूती प्रदान करने के लिए संविधान निर्माता ने एक अलग अनुच्छेद आर्टिकल 17 अस्पृश्यता से संबंधित बना दिया। अब इसमें देखते हैं क्या बातें हैं। सबसे पहले आर्टिकल 17 ये बताता है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या है? तो आपको एक बहुत ही रोचक चीज़ बता देते हैं कि अस्पृश्यता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। हमारे मूल संविधान में अस्पृश्यता की कोई परिभाषा नहीं दी गई। और सबसे पहले मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है ना, इन्होंने बताया था कि अस्पृश्यता क्या है। इसके बारे में थोड़ा बहुत वो इसको थोड़ा डिटेल किए थे। जैसे कि उन्होंने बताया था कि तालाब में जाने पर, जो सार्वजनिक तालाब है, वहाँ पे छुआछूत या जाति के आधार पर कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद कहीं भी आप कोई भी सार्वजनिक जगह जाते हैं तो वहाँ पे जाति, लिंग, वंश, ये सब के आधार पे कोई आपको रोकेगा नहीं। और इसके लिए सरकार युक्तियुक्त और उचित प्रबंध करेगी। अगर ज़रूरत पड़ा तो इसके लिए नियम कानून भी, कड़े कड़े नियम कानून भी बनाएगी। और आपको पता है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आर्टिकल अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी मौलिक अधिकार में उसके लागू करने के लिए, जैसे अभी देखिए अस्पृश्यता, इसकी परिभाषा नहीं दी गई मूल संविधान में, तो आर्टिकल 35 के तहत संसद जब कभी चाहे तो इसके लिए विशेष प्रोविजन कर सकती है, इसको परिभाषित कर सकती है, या इसके लिए विभिन्न प्रकार के नियम कानून को ला सकती है। और इसी अधिकार के तहत सबसे पहले अस्पृश्यता अधिकार अधिनियम 1955 बनाया गया संसद द्वारा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे इसे दंडनीय अपराध माना गया, बहुत सारे इसमें प्रोविजन लाए गए। पुनः इसे 1976 में संशोधन करके इसका नाम जो है वो बदल करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। ये 1976 में संशोधन है। और इसको, यही जो अस्पृश्यता अधिकार अधिनियम है ना 1955 का, इसी को बदल करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था 1976 में। आप अगर दशरथ मांझी द माउंटेन मैन सिनेमा देखे होंगे तो उसमें आपको याद है, दशरथ मांझी जब शहर से आता है गांव में, उस समय जितने भी निचले तबके के लोग थे वो बहुत ही इंजॉय करते रहते हैं, डांस करते हैं, ढोल नगारे बजाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी को भी छू सकते हैं। आप अगर नहीं देखे तो देखिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है ना।
तो वहाँ पे वो जो अधिनियम था वो लागू किया गया था। इसके तहत इसको पूर्ण रूप से अपराध बना दिया गया, और ऐसा करना, कोई भी इस तरीके का अगर अस्पृश्यता का संबंधी कोई चीज़ का पालन करता है, ठीक है ना, या कोई अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, छुआछूत को बढ़ावा देता है, तो उसके अगेंस्ट में दंडनीय, मतलब कोर्ट में जा सकते हैं, और साथ ही साथ उसको दंड का भी प्रावधान किया गया, सजा और दंड का। ठीक है। उसके बाद अगेन 30 जनवरी 1990 को एससी और एसटी, किसके लिए, एससी एसटी के संबंधित एक अधिनियम आया जिसे कहते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का था, ठीक है ना, लेकिन इसे लागू किया गया 30 जनवरी 1990 को। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। बाद में आप बहुत सुनते होंगे एट्रोसिटीज एक्ट। क्या, एट्रोसिटीज एक्ट। तो एट्रोसिटीज एक्ट जो है, इसी एक्ट को कहा जाता है एट्रोसिटीज एक्ट, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात एट्रोसिटीज एक्ट का जो संबंध है वो किससे है, तो एससी एसटी के अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। अस्पृश्यता की कोई परिभाषा मूल संविधान में नहीं दी गई थी, बाद में अलग अलग हाई कोर्ट ने इसे अपने ढंग से परिभाषित करने का कोशिश किया। मुख्य रूप से ये समझा जा सकता है कि जाति के आधार पे, वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, इन सब चीज़ के आधार पे छुआछूत को अगर कोई बढ़ावा देता है तो वो दंडनीय अपराध है, और ये मौलिक अधिकार का हनन है। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लिया जाए कि कोई गांव में कोई गलत काम किया, ठीक है, गांव का जो सरपंच है, मुखिया है, उसे गांव निष्कासन की सजा दे दी, तो क्या ये अस्पृश्यता है? नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाईकोर्ट ने भी ये माना है कि अगर कोई सामूहिक फैसले के तहत किसी को किसी अधिकार से वंचित किया जाता है, गांव से, समुदाय से अगर वंचित किया जाता है, तो उसे अस्पृश्यता में नहीं रखा जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर सामूहिक फैसले के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा अनुच्छेद 17 के बारे में, हमने देख लिया, पूरे डिटेल में देख लिया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बाकी आप किताब पढ़िए, आप में किताब में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बिना किताब का कोई पढ़ाई सफल नहीं होता है, इतना आप मान लीजिए। किताब, हमारे लेक्चर को सुनिए, किताब 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार पढ़ सकते हो उतना बार आप पढ़िए। रटने का कोशिश ना कीजिए, ऑटोमेटिक पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगी। हम भी पढ़ाई करते थे, आज तक कभी रटना मार का कार्यक्रम नहीं किए हैं। आप 2 बार 3 बार 4 बार किताब को पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। और वही समझने का ये था कि हम आपको आज बताने में सक्षम है, और कुछ नहीं है, हम भी आपके जैसे ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। हम सारे लोग जानते हैं अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों के अंत के बारे में दिया गया है, लेकिन इस अनुच्छेद में 4 सब आर्टिकल भी है। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। इसमें देखिए, उपाधियों का अंत क्या सिर्फ भारतीय के लिए है लागू, या नागरिकों के लिए है लागू, या क्या है? उपाधियों का मतलब क्या है? हम तो लगा देते हैं इंजीनियर, फलना सिंह, डॉक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से हम तो उपाधि लगाते हैं। तो ये क्यों लगाते हैं, और कौन से उपाधि के अंत की बात की गई है, पता नहीं समझ में? तो ये इन चीज़ों को हम लोग, जैसे प्रोफेसर, ये लगाते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे देखते हैं। प्रोफेसर दिनकर राव, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंजीनियर विश्वेश्वरैया, या इस तरीके से बहुत सारे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी उपाधियों के अंत के बारे में दी गई है, क्या दी गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई राज्य या सेना या विद्या से संबंधित कोई अगर उपाधि आती है तो वो से धारण कर सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी और उपाधि को धारण नहीं कर सकता है। ये किसके लिए है? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, ये भारतीय नागरिकों के लिए है तत्काल प्रभाव से, ठीक है ना। इसमें राज्य से कोई भी उपाधि अगर दी जाती है, सेना का कोई भी, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, कैप्टन, तो हम लगा सकते हैं कैप्टन ये, कैप्टन वो, लेफ्टिनेंट जनरल ये, थल सेनाध्यक्ष ये। विद्या से संबंधित कोई आता है वो लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के अलावा बाकी कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अगली बात है कि कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। जैसे अभी तक हम लोग सुनते थे कि महात्मा गांधी जो है वो कैसर ए हिंद का उपाधि धारण किए थे। आपको पता है महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद का उपाधि किसने दिया था? याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग। किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो कैसर ए, अब अगर मान लिया कि महात्मा गांधी आज होते तो क्या उनके पास कैसर ए हिंद की उपाधि होती? वैसे तो वो कब का ही त्याग चुके थे, लेकिन फिर भी अगर क्या रखते तो होती? नहीं होती।
तो इसलिए आपको एक चीज़ बताते हैं कि जितने भी उपाधि का मतलब क्या हुआ, जैसे पहले के अंग्रेजों के टाइम में होता था, या उससे पहले भी होता था, महाराजा, महाराजाधिराज, राय बहादुर, कैसर हिंद, सर, लॉर्ड, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक के सब जो होता है, गवर्नर जनरल, इस तरीके का जितने भी उपाधियां हैं वो सारे उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ राज्य, सेना और विद्या से संबंधित, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब हो गए, लेफ्टिनेंट, ये सब हो गए, ये सब उपाधियां आप धारण कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कोई अगर भारतीय नागरिक है तो विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता है, बिल्कुल नहीं। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि अच्छा, ये भारतीय नागरिक नहीं ले सकता, लेकिन क्या कोई विदेशी जो भारत में काम कर रहा है उसे अगर कोई विदेशी राज्य दे तो क्या वो ले सकता है? हाँ, वो ले सकता है, लेकिन एक शर्त है। उसका शर्त क्या है? कि वो राष्ट्रपति के परमिशन ले ले। तो यहाँ लिखा हुआ है 18C में कि कोई भी विदेशी नागरिक राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर रहते हुए बिना राष्ट्रपति के सहमति के किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तो अगर वो कोई राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर है, अर्थात किसी पद को होल्ड किए हुए है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति के सहमति के बाद वो किसी दूसरे राज्य से, मतलब किसी दूसरे देश से उपाधि धारण कर सकता है। उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अगला है कि भारतीय या कोई भी विदेशी अगर लाभ के पद पर है, या भारतीय तो किसी भी तरीके से है, ठीक है ना, तो क्या विदेशी राज्य से कोई उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद ले सकता है? नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, इसका एक शर्त है। कब ले सकता है? तो जब वह राष्ट्रपति से सहमति ले ले तब। उपाधि तो बिल्कुल नहीं ले सकता भारतीय, ये ध्यान रखिएगा। 18B में लिखा हुआ है कि कोई भारतीय विदेशी उपाधि नहीं ले सकता, लेकिन कोई उपहार स्वीकार करना है, भेंट स्वीकार करना है, उपलब्धि स्वीकार करना है, तो ये राष्ट्रपति के सहमति के बाद आप ले सकते हैं। जैसे बहुत सारा आप देखते होंगे कि इटली का सर्वोच्च नागरिक इसे दिया गया, या इटली का सिविलियन अवार्ड इसे दिया गया, उसे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो राष्ट्रपति के सहमति के बाद होती हैं ये चीज़ें। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि उपाधियों का मतलब क्या हुआ। जैसे पहले का सर, राय बहादुर, महाराजा, ये जितने भी चीज़ें थी, ये सब उपाधियों को हटा दिया गया। ये उपाधियों का अंत क्यों किया गया, या अस्पृश्यता का अंत क्यों किया गया, या हम लोग जो अभी मूल धर्म पहले भी देखे, 14, 15, 16 आर्टिकल देखे, ये सब क्यों लाया गया, इसके बारे में सोचें। ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक कारण था कि हमारा जो समाज असमान हो गया था, अर्थात एक तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे वर्ग थे और एक तरफ निचले तबके के लोग थे, तो उस असमानता को हटाने के लिए, ताकि यहाँ पर सारे नागरिक समान रूप से रहें। जैसे अगर कोई महाराजाधिराज, महाराज, ये ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि वो बाकी आम या बाकी नॉर्मल जो इंसान है उससे बहुत ऊपर की चीज़ है। और इस तरीके से समाज में एक असमानता का माहौल पैदा हो जाएगा। अगर किसी को सर की उपाधि दे दिया, नाइटहुड की उपाधि दे दिया, राय बहादुर की उपाधि दे दिया, तो उससे एक अलग तरीके का सोसाइटी ही डेवलप हो जाएगा, एक समाज का अलग वर्ग ही डेवलप हो जाएगा। तो ये असमानता को मिटाने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रबंध किया गया है। ये आप समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। एक चीज़ और बताते हैं, ये भारत का जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्म श्री हो गया, आप इसे ध्यान रखिएगा। कई एग्जाम में इसका क्रम भी पूछ देता है कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इसको क्रमानुसार सजाएं। तो सबसे बड़ा जो ये पदक है या जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण, उसके बाद है पद्म श्री। एग्जाम में भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो एक केस आया था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस 1996 में। कहाँ गया था? सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर एक फैसला आया कि देखिए, ये जो आपका भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये जो अवार्ड है, ये पुरस्कार है, न कि ये उपाधि है। ये क्या है? पुरस्कार है, ये उपाधि नहीं है। अर्थात ये पुरस्कार के रूप में आपको ग्रहण करना है, ये उपाधि के रूप में इसको नहीं लगाना है। मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया या अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कहीं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हमारे यहाँ के हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, या ऐसा कहा जा सकता है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी? भले ही हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, पर एक्चुअली ऐसा इसको उपाधि नहीं लगा सकते, ना तो शुरू में लगा सकते अपने नाम के आगे, ना पीछे लगा सकते हैं। ये सिर्फ पुरस्कार के रूप में रखा जा सकता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसको वैलिड कर दिया था। एक चीज़ और बताते हैं कि ये जो 4 पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। उसके बाद
ये 3 साल तक बंद रह गया था, 1977 से लेकर के 1980 तक के, कब तक, 1980 तक। वहाँ पे इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार खत्म हो गई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, वहाँ पर इसे बंद कर दिया गया था। उसके बाद पुनः जब इंदिरा गांधी की सरकार 1980 में आई तो उस समय फिर पुनः चालू कर दिया गया और उसके बाद अभी तक मिलते रहा है। आप बताइएगा पिछले साल भारत रत्न किसको किसको दिया गया, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि उपाधियों के अंत, अस्पृश्यता का अंत, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हमने देख लिया, अच्छे तरीके से देख लिया। इसके विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न तथ्यों को हमने कवर कर लिया। अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता से संबंधित, कि हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, उसको कवर करेंगे। ठीक है ना। आई थिंक 2 या 3 वीडियो अभी और आएगा मूल अधिकार से संबंधित। छोटा छोटा वीडियो रखने का प्रयास किया है हमने, आप इसे आसानी से देख सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। आप देखिए, पढ़िए। ओके, जय हिंद, जय भारत।